नमस्कार। आज पश्चिम बंगाल के बारे में बात करेंगे और पश्चिम बंगाल की बात करना तो इसलिए भी बनता है उसके बारे में क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग पश्चिम बंगाल से आता है। आप सबको याद होगा, जो पुराने दर्शक है, 5 साल पुराने मेरे कम से कम, कोविड के समय के अगर आप दर्शक मेरे बने हों तो निश्चित तौर पर आपने मेरे पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर जो मैंने सैकड़ों के करीब वीडियो बनाए वो आपने ज़रूर देखे होंगे। और हमारा ही चैनल था जिस समय हमने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ये खबर ब्रेक की थी कि शुभेंदु अधिकारी नाम का एक बड़ा टीएमसी नेता बीजेपी में आ रहा है। ये मेरे ही यूट्यूब चैनल पर ब्रेक हुई थी। उस समय बाकी यूट्यूबर्स इस तरह की खबरें नहीं बनाते थे और ना ही इतने लोग उस समय यूट्यूब पर हुआ करते थे। तो मुझे बड़ा गर्व है ये कहने में, और कोई मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करने में कोई हिचकिचाहट मुझे नहीं हो रही है कि वास्तव में हमने पश्चिम बंगाल पर एक लंबी चौड़ी सीरीज बनाई थी और पिछले विधानसभा चुनाव को विस्तार से कवर किया था और इस बार भी हम वही करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति बड़ी ही दिलचस्प होती जा रही है। अभी कुछ महीने पहले तक कुछ लोगों का यह आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी वहां कुछ ज़्यादा हलचल नहीं कर रही है, ज़्यादा एग्रेसिव नज़र नहीं आ रही है, और पिछले एक सप्ताह में ही ये नैरेटिव एकदम बदल गया। अब खबरें ये आ रही हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी बाहें चढ़ा ली हैं, अपनी आस्तीनें रोल कर ली हैं और दो हाथ करने की तैयारी टीएमसी से हो रही है। मैं आपको बताऊं कि पिछले सप्ताह ममता बनर्जी ने एक विशेष सत्र बुलाया विधानसभा का, और इस विशेष सत्र का बुलाने का कोई खास उद्देश्य तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन इसके अंतिम 2-3 दिनों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों पर कथित तौर पर अत्याचार का मामला ममता बनर्जी ने बड़े जोर शोर से उठाया। ममता बनर्जी का तर्क सुनिए क्या है। वो एक प्रस्ताव लेकर के आई। उनका यह कहना है कि पूरे देश में जो बंगाली मजदूर अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहे हैं, खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में, और कई स्टेट्स के नाम लिए उन्होंने, उड़ीसा में, इन सब जगह जो हमारे मजदूर काम करने के लिए जाते हैं उनको पीटा जाता है, मारा जाता है, भाषा के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, हिरासत में डाल दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। तो इसी के खिलाफ इन्होंने सेशन बुला लिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा दर्शकों में से, आप बताइए कि आप अगर किसी हिंदी भाषी स्टेट में रहते हैं या अगर बीजेपी शासित राज्य में रहते हैं तो आप मुझे बताइए कि आपके स्टेट में इस तरह की कोई घटनाएं हुई हैं, और जो घटनाएं हुई भी हैं इस प्रकार की और उसमें किसी बंगाली श्रमिक का नाम आया है या किसी बंगाली व्यक्ति का ही नाम आया है, तो अगर कोई क्राइम किया होगा, कोई घटना की होगी, तभी तो उसका नाम आया होगा। भाषा के आधार पर किसी को मारा पीटा गया या उसका उत्पीड़न किया गया, मुझे तो भाई ये कहीं समझ में नहीं आया। और इसमें मैं आपको बता दूं कि पिछले 1 साल से ममता बनर्जी ये कोशिशें कर रही हैं। उनकी सांसद है महुआ मोइत्रा, लोकसभा की सांसद हैं, और राज्यसभा की सांसद हैं सागरिका घोष, राजदीप सरदेसाई की पत्नी। इन दोनों ने एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की थी कि दिल्ली में इस तरह से किया जा रहा है। आपको याद होगा कि महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो शेयर कर दी थी कि कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता आते हैं और जो चितरंजन पार्क है, जो बंगालियों का इलाका है यहाँ पर दिल्ली में, उसके पास एक फिश मार्केट है, कि वो कहते हैं कि यार यहाँ हमें मछलियों की बदबू आती है, इसलिए यहाँ से मच्छी बाजार खत्म कर दो। और उस वीडियो को उन्होंने शेयर कर दिया। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच की तो पता लगा वो कई साल पुराना वीडियो था। कोई आया होगा संगठन वाला इस तरह का किसी धमकी देने के लिए, लेकिन अभी तात्कालिक कोई ऐसी घटना नहीं थी, और ना ही उस मच्छी बाजार को बंद करने की बात कही गई है, और ना ही किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस तरह की कोई चेतावनी उनको दी कि यह मार्केट बंद कर दिया जाएगा। हाँ, सरोजनी नगर और साउथ दिल्ली में कई जगह अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया, क्योंकि दुकानें काफी आगे आगे तक लग गई थी, तो वहां पर जरूर कुछ छिटपुट घटनाएं हुई। लेकिन यह कहा जाए कि केवल बंगालियों के खिलाफ इस तरह का एक्ट कर रही है बीजेपी की सरकार, तो यह गलत होगा। अब देखिए, जो सत्र था उसको वीरवार का अंतिम दिन था विधानसभा सत्र का, कोलकाता में जो पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र था। ममता बनर्जी अपना भाषण पढ़ना चाहती थी और वो प्रस्ताव पारित कराना चाहती थी जो बंगाली प्रवासी श्रमिकों पर कथित अत्याचारों के खिलाफ वो लेकर के आई थी। उनके बस की नहीं कि वो सभी राज्यों में जाकर उन पर अत्याचार रुकवा दें। प्रस्ताव पारित से करने से कुछ होता नहीं है,
होता क्या है, केवल एक नैरेटिव बनता है। केवल आप एक ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम सबके साथ खड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल का अगर कोई मजदूर उड़ीसा में रह रहा है तो जरूरी नहीं कि वो इस बात पर वोट देने के लिए ममता बनर्जी को यहां पर आए। लेकिन जब आपके पास कोई मुद्दा ना हो, जब आपके पास जनता के बीच में जाने के लिए कुछ अपने ठोस कार्य ना हो, कोई विकास कार्य ना हो, कोई डेवलपमेंट कार्य ना हो, कोई बड़ी योजना ना हो, तब आप इस तरह की घटनाएं करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं। और यही होने लगा है। हंगामा शुरू कर दिया बीजेपी के विधायकों ने। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जो यहां पर नेता प्रतिपक्ष हैं, शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के कभी राइट हैंड हुआ करते थे 2020 तक, और उस समय ममता बनर्जी ने इनको ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बना रखा था। लेकिन जब ममता बनर्जी ने अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बढ़ाना शुरू कर दिया तो शुभेंदु अधिकारी से उनके मतभेद हो गए थे और वो विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आ गए थे, 2021 से पहले। खैर, शुभेंदु अधिकारी पिछले दिनों कूच बिहार इलाके में गए थे। वहां पर उनके काफिले पर पथराव कराया गया टीएमसी के द्वारा। कई घटनाएं ऐसी हुई। इस मुद्दे पर मैं आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी को 3-4 दिन पहले ही निलंबित कर दिया गया था विधानसभा की कार्रवाई से। उनका प्रवेश अंदर वर्जित था क्योंकि टीएमसी के एक मंत्री हैं ब्रात्य बसु, उन्होंने भारतीय सेना के अधिकारियों पर, कुछ भारतीय सेना पर टिप्पणियां की थी, जिसका शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में खड़े होकर विरोध किया था और बड़ा हंगामा किया था। तो शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। ममता बनर्जी विधानसभा को इस तरह से चलाना चाहती हैं कि विपक्ष कुछ बोल ना सके और जो मैं कहूं वो सब बैठ करके सुने। तो जब ममता बनर्जी बोल रही थी तो हंगामा हुआ, विपक्ष ने हंगामा शुरू किया, शुभेंदु अधिकारी के सस्पेंशन का मामला उठाया गया। तो इसके बाद जो मुख्य सचेतक हैं बीजेपी के, शंकर घोष, उनको मार्शल्स बुलाकर घसीटकर बाहर निकाल दिया गया विधानसभा से और वो बेहोश भी हो गए। उन्हें बाद में अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा। और इसके अलावा 4 और विधायकों को सस्पेंड किया गया, भाजपा के अग्निमित्रा पॉल, मिहिर गोस्वामी, बंकिम घोष और अशोक डिंडा। आप जानते होंगे कि अशोक डिंडा जाने माने क्रिकेटर भी रहे हैं। इन सबको सस्पेंड कर दिया गया। हंगामा इतना हो गया था कि टीएमसी और बीजेपी के विधायकों में हाथापाई की नौबत आ गई। ममता बनर्जी को बीच में आकर हस्तक्षेप करना पड़ा और शुभेंदु अधिकारी विधानसभा के बाहर थे। आपको पता होगा कि शिक्षक भर्ती घोटाले में हजारों शिक्षकों की नौकरियां पश्चिम बंगाल में गई हैं क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने जो शिक्षकों की भर्ती थी वो गलत तरीके से की, उसमें भ्रष्टाचार किया गया, पेपर लीक कराए गए, बहुत सारी गड़बड़ियां हुई, उसमें जांच हुई तो सारी नियुक्तियां कैंसिल हो गई। वो लोग जो 8-8, 10-10 साल से पढ़ा रहे थे उनकी नौकरियां भी चली गई। उनमें से बहुत से लोग तो योग्य हैं। ऐसे ही लोग शुभेंदु अधिकारी से मिलने के लिए आए हुए थे विधानसभा के बाहर, वहां पर भी हंगामा हुआ, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखी होगी कि शुभेंदु अधिकारी पुलिस अधिकारियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि देखता हूं तुम गाड़ियां कैसे रोकते हो, और गाड़ियों को जबरदस्ती वहां से निकलवा रहे हैं। इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हुए और शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा एग्रेसिव रुख इस मुद्दे पर अपना लिया क्योंकि विधानसभा में वो जा नहीं सकते थे, बाहर वो केवल शिक्षकों से बात कर रहे थे, उसमें भी बार बार व्यवधान हो रहा था। तो इस पूरे घटनाक्रम से दोस्तों इतना स्पष्ट हो गया है कि ममता बनर्जी फालतू का मुद्दा लेकर के आई हैं। कभी वो सीएए की बात करने लगते हैं जो अभी लागू नहीं हुआ, जिस पर अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है। एनआरसी जिस पर सरकार मना कर चुकी है, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, उस पर वो हंगामा करने लगती हैं। एसआईआर की प्रक्रिया अभी पश्चिम बंगाल में ऑफिशियली शुरू भी नहीं हुई है, इस पर वो हंगामा करने लगी हैं कि साहब जिस तरह से बिहार में एसआईआर कराया गया यहां भी कराया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी सीधे तौर पर यह नैरेटिव बनाना चाहती हैं कि बीजेपी बंगाल के खिलाफ है और बांग्ला भाषी लोगों के खिलाफ है। देखिए, ये जो विपक्ष रूल्ड स्टेट्स हैं इनमें अब यही नैरेटिव चल पड़ा है कि साहब बीजेपी को आप किसी और काम से तो रोक नहीं सकते। हिंदुत्व की बात बीजेपी करती है, देशभक्ति की बात ये करती है, राष्ट्र को सर्वोपरि रखती है। केंद्र सरकार ने जिस तरीके से सब स्टेट्स में डेवलपमेंट का काम करके दिखाया है, लोगों के बीच में छवि बनी है कि बीजेपी काम कराने वाली सरकार है। तो इसके अलावा कोई नैरेटिव बचता नहीं है कि आप भाषाई तौर पर बीजेपी का विरोध करने लगे। सब लोगों को लगता है कि बीजेपी हिंदी भाषी पार्टी है। पहले कहा जाता था कि ये काउ बेल्ट की पार्टी है, नॉर्थ की पार्टी है, हिंदी भाषी पार्टी है। बिना वजह से अब विवाद खड़े करे जा रहे हैं, जैसे कि एमके स्टालिन कहते हैं कि बीजेपी तमिल का विरोध कर रही है, जबकि नरेंद्र मोदी
तमिलनाडु, तमिल संस्कृति, इसको कितना मानते हैं ये इससे पता लगता है कि जब नई लोकसभा बनी थी, नया संसद भवन बना था, तो सिंगोल को लाकर वहां स्थापित कराया गया था। तमिलनाडु से बुलाकर पुजारियों से राम मंदिर में पूजा कराई गई थी। और उसके बावजूद भी ये कहते हैं, काशी तमिल संगमम कराया था मोदी जी ने, दोनों क्षेत्रों के युवाओं को आपस में मिलने का मौका वहां पर मिला था। इसके बावजूद भी एम.के. स्टालिन, जिनके पास अपनी कोई गुडविल नहीं है, कोई अच्छा मुद्दा नहीं है कि वो जनता के बीच में जा सकें, वो भाषा का मुद्दा उठा रहे हैं। अब जैसे मराठी भाषा का मुद्दा ठाकरे ने उठा दिया, उद्धव ठाकरे ने, कि साहब मराठी हिंदी थोपी जा रही है, मराठी भाषियों पर ही है, जबकि हिंदी मराठियों की नंबर 2 की भाषा हर हाल में होनी चाहिए। लेकिन उन्हें अंग्रेजी भाषा दूसरे नंबर पर होना मंजूर है, लेकिन हिंदी को अगर कंपलसरी कर दिया जाए, वो ठाकरे को मंजूर नहीं है। इसे कहते हैं कि जब आपके पास कोई मुद्दा ना हो, कोई उपयुक्त वजह ना हो आपके पास जनता के बीच जाने की, तो आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन जाकर, आउट ऑफ बॉक्स इस तरह के ऊटपटांग फार्मूले लेकर आना शुरू कर देते हैं। और ममता ने तो इसे पूरा मुद्दा बनाने का फैसला कर लिया है। और बीजेपी जो इस पर आक्रामक हुई है, मैं आपको बताता हूं। बीजेपी को लगता है कि ममता बनर्जी मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का मामला हो, ममता बनर्जी के मंत्रियों के भ्रष्टाचार का मामला हो, एक के बाद एक जेल गए, घरों से नोटों के बंडल निकले हैं, कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गया है, कोई किसी के चक्कर में फंसा हुआ है, पता नहीं कितने टीएमसी के नेता इस समय जेलों में बंद हैं। सांप्रदायिक हिंसा हमेशा होती है पश्चिम बंगाल में, पंचायत चुनाव उसमें हिंसा हो रही है, लोकसभा चुनाव वहां झगड़ा हो रहा है। तो ममता बनर्जी इन सब मुद्दों से, और अब इस बार लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं बंगाली। बंगाल के जो जेंटलमैन क्लास है, जो शहरी क्लास है, उन्हें यह लगता है कि एक बार बीजेपी को आजमाया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि ममता बनर्जी ने पिछले 15 साल में, 2011 से 2026 तक उन्हें 15 साल हो जाएंगे, पिछले 11 साल में ममता बनर्जी ने कोई ऐसा बड़ा कार्य पश्चिम बंगाल में नहीं किया है कि उस कार्य के नाम पर लोग उनको वोट दे सकें। उन्होंने केवल तुष्टीकरण की राजनीति की, वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण की, और उसी को वो आगे बढ़ाना चाहती हैं। इसी मुद्दे पर वो इस बार का चुनाव लड़ना चाहती है। अभी आप ये बताइए कि अभी गृह मंत्रालय एक नया कानून लेकर आया है जिसे फॉरेनर्स एक्ट 2025 कहा जा रहा है। इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप 31 दिसंबर 2024 से पहले भारत में आए हैं, गैर मुस्लिम लोग हैं जो, वो भारत में आए हैं, तो आप बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह सकते हैं। यानी कि सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू, इस तरह की जो गैर मुस्लिम जातियां हैं, गैर मुस्लिम जो मजहब हैं, धर्म हैं, उनके लोग अगर आसपास के देशों से या किसी भी देश से आकर भारत में रह रहे हैं, तो उनके पास भले ही वैध डॉक्यूमेंट हो या ना हो, लेकिन उन्हें आपको यहां रहने की परमिशन दी जाएगी, आप पर कोई केस नहीं होगा। ममता को इससे भी दिक्कत है। उन्हें लगता है कि इसकी आड़ में बीजेपी एनआरसी चला रही है। अब बताइए, इसकी आड़ में जो है वो एनआरसी ये कैसे हो गया? कोई लॉजिक नहीं है इन बातों को कहने का। उन्हें यह लगता है कि बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल में रह रहे मतुआ समुदाय को सही मायनों में नागरिकता दे दे और उनके डॉक्यूमेंट्स को पक्का करा दे, तो इस बार ममता बनर्जी को हारने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दिक्कत यही है कि सीएए का जो कानून बना है वो अभी आधा अधूरा लागू हुआ है। अभी भी मतुआ समुदाय को यहां की नागरिकता नहीं मिल पा रही है। मैंने एक वीडियो बनाया भी था अपने दूसरे चैनल पर कि वहां पर किस तरीके से लोग लाइन लगा करके अपने कार्ड्स बनवा रहे हैं, हिंदू कार्ड, मतुआ कार्ड बना रहे हैं। मतुआ जो समुदाय के लोग हैं वो लोग अपने कार्ड बना करके दे रहे हैं। तो अगर इस तरह की ग्लिचेस जो इस मामले में हैं, इस एक्ट में हैं, अगर उन्हें दूर कर दें तो बीजेपी के लिए ममता बनर्जी को इस बार हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ममता बनर्जी फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण की लाइन पकड़ेंगी? ये सब सवालों के जवाब हमें आने वाले समय में मिलेंगे और हम पश्चिम बंगाल की राजनीति पर लगातार नजर बनाए रखने वाले हैं। इसलिए अगर आप पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ रहे हों और हमारा ये वीडियो देख रहे हों तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आप किस इलाके में रहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके विचारों को अपने वीडियोस में शामिल किया जाए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।